नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमयी दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। शिक्षक सीताराम पांडे अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल के एक कमरे में बैठे हुए ये सोचते हैं कि उनकी पत्नी की ऑपरेशन के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाए। हर तरफ दिमाग दौड़ा चुके हैं, कहीं से कोई आस नजर नहीं आती। बस एक घर ही तो बचा था जिसमें वो रहते थे, जिसे उन्होंने बड़े मन्नतों के बाद बनाया था, जिसमें उनकी पत्नी का भी बहुत हाथ था और उन दोनों की यादें भी जुड़ी थी उससे। आंख से आंसू पोंछते हुए सीताराम अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं। वो 2 दिन से बेहोश थी। अब उनके आगे पीछे कोई नहीं था। एक बिटिया थी जिसे उन्होंने बड़े नाजों से पाला था। ईश्वर की विडंबना देखिए, वो भी उन्हें छोड़कर चली गई। उसने किसी और से शादी कर ली और वो लौटकर कभी नहीं आई। इतना कुछ सोच ही रहे थे सीताराम, और सोचते सोचते अपनी जेब से एक पुराना सा मोबाइल निकालते हैं और नंबरों को देखने लगते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और उनमें से एक एक करके नंबर डायल करने लगते हैं। कोई नंबर स्विच ऑफ बताता है, कोई कब्र क्षेत्र से बाहर है, किसी पे रिंग जाती है तो कोई कहता है कि अभी पैसे नहीं है। न जाने कितने ख्याल उनके मन में चल रहे थे। दोस्तों, मेरा मानना है पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ तो है जो लोगों की जिंदगी बचा सकता है। इतना सोच ही रहे थे तभी एक नर्स आती है और बोलती है कि आपकी पत्नी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। अगर आपने पैसे का इंतजाम नहीं किया तो आपकी पत्नी को कुछ भी हो सकता है। इस बार सीताराम जी की आंखों में आंसू थे। वो पास में बैठे हुए कंपाउंडर को बोलते हैं कि आप मेरी पत्नी का इंतजाम ध्यान रखना, मैं बस कुछ ही टाइम में पैसे का इंतजाम करके वापस आता हूँ। वो भागते भागते दुकान पर जाते हैं। ये वही दुकान थी जिसका मालिक हर बार सीताराम जी से पैसे की मदद मांगता था। लेकिन देखिए, आज सीताराम जी दुविधा में थे। वह उससे बोलते हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप मेरी मदद कर दीजिए। वो कहता है सीताराम जी, ऐसे पैसे मैं आपको कैसे दे दूँ, आपको एक गारंटर की लाना पड़ेगा, तभी मैं आपको पैसे दे पाऊंगा। सीताराम जी ने एक लंबी सांस ली और सोचने लगते हैं अब क्या होगा। बेसुध होकर वो हॉस्पिटल की तरफ फिर भागते हैं। इतने में ही अचानक एक गाड़ी आके रुकती है। उसका गेट खुलता है और वो सीताराम जी को आवाज लगाती है, मास्टर साहब, मास्टर साहब। लेकिन सीताराम जी बस अपनी पत्नी के ख्यालों में गुम थे और उन पैसों की व्यवस्था में लगे हुए थे कि कहीं से मिल जाएं तो उनकी पत्नी की जान बच जाए। वह हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर के पैर पकड़ लेते हैं कि डॉक्टर साहब, कैसे इलाज में कमी मत करिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं पैसे दे दूँगा। इतने में ही डॉक्टर ने उनको झटक देती है। सीताराम दूर जाके गिरते हैं। तभी वो महिला जो गाड़ी से उतर रही थी और सीताराम जी को आवाज़ दे रही थी, वो अचानक उनके पास आती है और पूरी स्टाफ को चिल्लाने लगती है, आप इनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। डांट के वो अपने केबिन में चली जाती है और सोचने लगती है, क्या ये वही सर हैं
जो इतने विनम्र थे आज कैसे लड़ सकते हैं, आज इतने उग्र कैसे हो सकते हैं, उसे आज भी याद है। जब वह हाई स्कूल करके अपने गांव से शहर की ओर आ रही थी, तब बाबा ने उसे बोला था कि आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं होगा, अब आप यहीं पे रहिए या कुछ भी करिए। मैंने जिद की थी पापा से कि पापा मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। पापा ने फिर बोला कि हम छोटे गांव से हैं, छोटी जाति से हैं, समाज के लोग क्या कहेंगे, आपकी बिटिया बाहर पढ़ने गई है, न जाने कितने लांछन आप पे लगाएंगे। बाबा ने मुझे बोला था। कोई नहीं, जिद करने के बाद मुझे आज भी याद है, बाबा ने मुझे 2000 रुपये दिए थे और मैं शहर में तिलकधारी इंटर कॉलेज में एडमिशन ले लेती हूँ। एडमिशन लेने के बाद मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी। तब याद है, इन्हीं टीचर्स ने मेरी मदद की थी। मेरे लोग हंसी बनाते थे, शायद मुझ पे ढंग के कपड़े नहीं थे, पैर में चप्पल नहीं थी। तब मुझे याद है, इन्होंने अपनी बिटिया की मुझे चप्पल ला के दी थी। हाँ, अक्सर जब भी खाली समय होता तो ये 2 पीरियडों के बाद में ग्राउंड में मुझे सारे सवालों के जवाब देते थे। और हाँ, कभी कभी जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, चुपचाप मेरे हाथ में पैसे दे दिया करते थे। ये बात शायद सारे स्कूल को पता थी कि मास्टर साहब मेरा ध्यान रखते हैं। हाँ, मुझे आज भी याद है, एक दिन मास्टर साहब बहुत ज़्यादा उदास थे, शायद उन्हें अपनी बेटी की याद आ रही थी। उस दिन से मुझे ज़्यादा ही मानने लगे थे वो, या यूं कहिए अपनी बेटी की तरह याद करने लगे थे मुझे। मुझे आज भी याद है, एक बार मास्टर साहब के यहाँ धूमधाम से पार्टी थी। देर रात तक सब लोगों ने खाना खाया। मैं जाने को हुई तो मास्टर साहब ने मुझे बोला था और सर पर हाथ रखा था, बेटा तुम खाना खा लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और ढेर सारी मिठाइयाँ उन्होंने पैक करके मुझे दी थी। जब आई थी तो ये बात शायद किसी ने बाबा को बता दी थी। बाबा दूसरे दिन ही मुझे लेने के लिए कॉलेज आ गए थे। तब इन्हीं मास्टर साहब ने बाबा को समझाया था कि आप, बाबा को बोला था कि अगर आपको लगता है ये तो मेरी बेटी की ही तरह है, और असल पूछिए तो मैं अपनी बेटी ही इसे मानता हूँ। जब से मेरी बेटी यहाँ से गई है मुझे छोड़कर, तब से मुझे इसमें अपनी बेटी नजर आने लगी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अगर आपको लगता है तो मैं इससे मिलना छोड़ दूंगा। हाँ, मैं कुछ पैसे इसे दिया करूँगा, वो आपको मैं दे दिया करूँगा, आप ही इसे दे देना। ये मैं इस पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मास्टर साहब ने बोला था। मैं तो ये समझ रहा हूँ किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ा दिया है मैंने। और हाँ, जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इससे सूद सहित पैसे भी लूँगा। उस दिन भी मास्टर साहब की आंखों में आंसू थे। उनकी बातों में बाबा वापस चले गए थे। और हाँ, मैंने खूब मन से पढ़ाई की थी। अब समय बीतता रहा, मेरी पढ़ाई तो खत्म हो गई, मास्टर साहब का साथ छूट गया, बाबा मेरे साथ रहे, और आज मैं बहुत बड़ी डॉक्टर हूँ और इस हॉस्पिटल की मालिक। इतना सोच ही रही थी कि आवाज़ दी एक नर्स ने, मैडम वो बुढ़ा पैसे नहीं दे रहा है। वो इस तरह से उठी जैसे किसी घोर नींद से जागी हूँ। वो चौंक कर बोलती हैं, क्या? तब उनके पास जाती हैं और उनके कंधे पर हाथ रखती हैं और बोलती हैं,
सर, आपने मुझे पहचाना नहीं। मास्टर साहब अपने दिमाग पर जोर देने लगते हैं। उन्हें याद आता है, अरे इंदु, तुम? हाँ, मास्टर साहब ने अपना चश्मा साफ करते हुए कहा। मास्टर साहब अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए थे। बोलते हैं, इंदु। हाँ। उसके बाद मास्टर साहब के दिल में थोड़ी शांति होती है। इंदु समझाती है कि अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, और एक बार फिर डॉक्टरों को फटकार लगाती है और बोलती है कि ऑपरेशन का इंतजाम करो, ओटी का। मास्टर साहब गले लगाते हैं। बोलते हैं, इंदु, मुझे उम्मीद है तुम मेरी पत्नी को बचा लोगी। हॉस्पिटल में अब ओटी तैयार होता है। मास्टर जी की पत्नी को अंदर ले जाया जाता है। ऑपरेशन स्टार्ट होता है। मास्टर जी बेचैन होते हैं, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, न जाने कितने चक्कर लगाए थे उन्होंने एक छोटे से रास्ते के। थोड़ी देर में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और बोलती है इंदु कि मास्टर साहब, अब आपको चिंता की कोई बात नहीं है, जो ऑपरेशन था सक्सेसफुल हो चुका है, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। हाँ, 5 मिनट बाद होश भी आ जाएगा। इतना बोल ही रहे थे तब तक उनकी पत्नी को होश आ जाता है। अपनी पत्नी के माथे पर एक प्यार से चुम्मी लेते हैं और इंदु को बोलते हैं हाथ जोड़ के, इंदु, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, बस मुझे कुछ टाइम चाहिए। मेरा वक्त कमज़ोर है, मैं नहीं। इंदु एक बार फिर हंसती है। बोलती है, सर, मैं जो कुछ भी हूँ बस आपकी वजह से हूँ। और हाँ, आप भूल गए ना कि मैं आपकी बिटिया ही हूँ, तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ। उसने एक छोटा सा मोबाइल सुंदर सा मास्टर जी की पॉकेट में रख दिया और कहा, मास्टर साहब, इसमें मेरा नंबर है, मैं आपसे शाम को मिलने आऊँगी, जब भी आपको लगे तो मुझे कॉल कर लेना। और हाँ, अब आपकी बेटी इस दुनिया में है, आपको चिंता की कोई बात नहीं है। इस तरह कहते हैं और एक बार फिर मास्टर जी अपनी पत्नी के साथ उस हॉस्पिटल से धीरे धीरे चलने लगते हैं। दोस्तों, कहानी तो बस इतनी ही थी, लेकिन मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बस एक बात याद रखना, किसी का वक्त खराब हो तो हमें उसे उपहास या तारा नहीं देना चाहिए। हाँ, हर आदमी अपनी ज़िंदगी का सिकंदर होता है, उसका वक्त खराब होता है, वो नहीं। आज के लिए बस इतना ही।